Let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri. Rules of checking if collision is elastic. अच्छा देखो, एक तो रूल जो है, एक तरीका जो है वो तो समझ लो बिल्कुल शुरू के अंदर ही, जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन या इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे थे उस वक्त ही हमने डिस्कस किया था। कौन सा रूल था वो रूल था कि काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में कंजर्व्ड होती है, इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं होती। तो वन वे of checking whether the collision is elastic or inelastic is via kinetic energy. सही कि अगर kinetic energy of bodies before collision equal the kinetic energy of bodies after collision. If yes, then the collision is elastic. Else, inelastic collision. अच्छा, तो ये सवाल किस तरह से हमारे सामने बन जाता है कि भाई अगर लेट्स से दो पार्टिकल्स हम कंसीडर कर लें यहाँ पे, एक ये आ गया और एक इसी के साथ में पार्टिकल और सामने रख देता हूं। ये कॉलिजन से पहले के हालात हैं और ये कॉलिजन के बाद के। तो बिफोर कॉलिजन these masses m1 and m2 they were traveling with u1 and u2. So yeah, this is before collision. And after collision, m1 and m2 started to move with different velocities. So according to the above statement, kinetic energy before collision equal to kinetic energy after collision, I can say that half m1 u1 square plus half m2 u2 square, this is the kinetic energies of the bodies before collision, no? Should be equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. सही, एक तो तरीका हमारे पास ये आ गया चेक करने का कि कोलिजन इलास्टिक है या नहीं। ये एक तरीके से आसान भी है और एक तरीके से मुश्किल भी है। सही, अच्छा ये रूल आसान इस तरह से है कि इसमें डायरेक्शन मूवमेंट की इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्दो मोमेंटम में बहुत मामला होता था कि भाई डायरेक्शन पॉजिटिव वेलोसिटी का या नेगेटिव रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है। इसमें क्यों ज़रूरी नहीं है भाई? इसमें इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें वेलोसिटीज पे लगा हुआ है स्क्वायर। तो अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको गौर सिर्फ मैग्नीट्यूड से, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो वो पॉजिटिव ही हो जानी है। तो ये रीजन है यहाँ पे कि ये भाई आपके लिए थोड़ा आसान है। वालेकुम अस्सलाम बिलाल। अच्छा, मुश्किल किस लिए? इक्वेशन बहुत लंबी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है ना इसके अंदर। लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट प्रेफर दिस ओवर द नेक्स्ट मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ। सही, क्योंकि इसमें उनको पता है गलती का चांस शायद 0.01% है। वो मतलब अगर आप कैलकुलेटर में रखने के बाद कुछ गलत कर दे तो कर दे, वरना इसके अलावा इसमें गलती का चांस नहीं है। आप बहुत इजीली डिटरमिन कर लेंगे कि कोलिजन इलास्टिक है या नहीं। बेटा ये काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बिलाल? ये तो है, काइनेटिक एनर्जी है ना, हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से। असल में आपने भी अभी एकदम से ज्वाइन किया था ना, इसलिए आपको लगा होगा मोमेंटम के साथ हाफ और स्क्वायर क्यों आ गया। ये मोमेंटम नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन लिखी हुई है। अच्छा,
मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 है relative speed of approach should be equal to relative speed of separation। ये आपका दूसरा फॉर्मूला, relative speed of approach equals relative speed of separation। अब बात यह है कि इसको समझा कैसे जाए, भाई relative speed क्या है और relative speed of approach और फिर relative speed of separation किसे बोला जा रहा है। तो पहले तो relative speed मैं आपको समझाऊं। इस डायग्राम को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। To understand relative speed, relative speed जनरली उस वक्त आती है जब दो बॉडीज मूव कर रही हो। सही। अच्छा, एग्जाम्पल इस तरह से कि भाई वी हैव अ कार मूविंग बिहाइंड अनदर कार। सही। The front car was traveling at, let's say, 40 kilometers per hour. Say that was car A, and you are in car B, and let's say you are driving at 60 kilometers per hour. See, you are driving at 60 kilometers per hour. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई what is your relative speed? Relative speed का मतलब ये है कि आप उस कार A को किस स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं। Relative speed of approach का मतलब ये है कि आप उस कार A को किस स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं। आप दोनों की मूवमेंट रिलेटिवली एक दूसरे से कैसी है, क्योंकि वैसे तो आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ऑब्जेक्ट ए के मुकाबले में आपकी वेलोसिटी सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 20 इसलिए हो जाएगी, सर कैन यू प्लीज रिपीट? मसला नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ कि भाई ऑल्दो you were traveling at 60 and the car in front of you was traveling at 40 kilometers per hour, but your relative speed, see, your speed compared to the other body is only 20 kilometers per hour। कि आप जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से ए को अप्रोच कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं रिलेटिव स्पीड ऑफ बी कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 20 किलोमीटर पर आवर है पॉजिटिव। मतलब ये कि यू आर अप्रोचिंग ए विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ऑल्दो आपकी स्पीड 60 थी, लेकिन उस बॉडी के रेस्पेक्ट से, उस बॉडी के रिलेटिव आपकी स्पीड सिर्फ 20 है। और अगर ए से ए को देखा जाए, बिल्कुल ए की रिलेटिव स्पीड -20 है। मतलब ए को ऐसा लगेगा कि वो बी की तरफ जा रहा है। जो गाड़ी ए में बैठा होगा उसको ये फील हो सकता है कि लाइक ही इज गोइंग बैक टुवर्ड्स ए, तो उसके लिए -20 हो जाएगी, as he will be feeling like moving backwards। सही। इसी तरह से if the situation changed and you feel like नहीं यार I'm gonna like hit this vehicle, so I need to slow down, so what you did, you applied some brakes and you dropped your speed down to 30 kilometers per hour। See, so when you drop your speed down to 30 kilometers per hour, now your relative speed is -10 kilometer per hour। -10 का मतलब ये now you're receding back at a speed of 10 kilometers। आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे हट रहे हो। आपकी स्पीड 30 है, you're driving forward, लेकिन आपका और आगे वाली गाड़ी के दरमियान का गैप जो है वो बढ़ता चला जाता है। You feel like as you're moving backwards, though you're not, you're moving forward, but it appears as if you're moving backwards। मतलब इमेजिन करो कि मैं एक बिल्कुल व्हाइट स्क्रीन क्रिएट कर दूं, बिल्कुल व्हाइट, पूरी यूनिवर्स व्हाइट हो गई, कोई चीज साइड में मौजूद नहीं है पहचानने के लिए कि आप मूव कर भी रहे हो या नहीं कर रहे। एंड वी हैव दीज टू कार्स ए एंड बी, car A in front of you, car B in which you are sitting। Say, yeah, let's say I am driving the car, say, and you guys are standing outside on the white screen। तो अगर आप पहला वाला केस ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या लगेगा कि भाई
B is approaching A with a speed of 20 kilometers per hour. B जो है वो A को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अप्रोच कर रहा है. आपको इससे गर्ज नहीं है कि वो उनकी स्पीड क्या है, क्योंकि आप जज ही नहीं कर सकते. स्क्रीन वाइट है, बिल्कुल प्योर वाइट है. It's like it's a hypothetical matrix in which there is no way in order to determine whether something is moving or not. क्योंकि किसी चीज के चलने का अंदाजा सिर्फ उस वक्त होता है बेटा आपको जब आप उसके रिलेटिव किसी और चीज को स्टेशनरी देखो. अगर आप किसी और चीज को उसके रिलेटिव स्टेशनरी नहीं देख रहे होगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि वेदर यू मूविंग और नॉट. सही है. बच्चों को वो जो एक दिखाते हैं ना, पुराने जमाने में जब शूटिंग होती थी तो उसमें the protagonists they were not driving the car, they were sitting stationary in the car. उनके बराबर में स्क्रीन चल रही होती थी और हमें फील होता था जैसे कार चल रही है. तो अगर मैं एक लम्हे के लिए स्क्रीन रोक दूं तो it would be as if nothing is moving. तो यही चीज यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट देती है. If something is moving relative to the other, तो जो उनकी वेलोसिटीज का डिफरेंस होता है ना बेटा, वो होता है असल में रिलेटिव स्पीड. अच्छा, अगर मैं साइन के साथ रिप्रेजेंट करूं तो मैं उसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलूंगा. अगर मैं साइन के साथ रिप्रेजेंट करूं तो मैं उसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलूंगा. अगर मैं विदाउट साइन रिप्रेजेंट करूं तो मैं उसको रिलेटिव स्पीड बोलूंगा. अगर मैं साइन लगा दूं जैसे -20 +20 लिखो तो उसका मतलब मैं रिलेटिव वेलोसिटी बता रहा हूं, क्योंकि मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं. देखो अफरा, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज के मुकाबले में, उसके कंपैरिजन के अंदर. भाई रिलेटिव टू दिस, रिलेटिव टू दैट. सही है. तो रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि इफ समथिंग इज मूविंग, सही है, तो एंड देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग टुगेदर और उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट है, तो एक बॉडी अगले बॉडी को अप्रोच कर रही होगी या उससे दूर जा रही होगी. इट विल बी ईदर अप्रोचिंग दैट ऑब्जेक्ट और रिसीडिंग. जैसे मैंने यहाँ पे दो केसेस दिखाए कि भाई एक केस में बी की स्पीड ज्यादा थी, बी वाज अप्रोचिंग ए, और एक केस में बी की स्पीड कम थी तो बी वाज रिसीडिंग फ्रॉम ए. लेकिन इट वाज नॉट अप्रोचिंग और रिसीडिंग एट इट्स ओन वेलोसिटी और एट इट्स ओन स्पीड. जो उसकी स्पीड थी वो उस पे अप्रोच और रिसीड नहीं कर रहा था. अगर बी की स्पीड 60 है तो वो 60 से अप्रोच करेगा एक, नहीं, वो अप्रोच कर रहा था 20 की स्पीड से. क्योंकि अगर एक घंटे में बी 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो ए भी तो 40 किलोमीटर कर लेता है ना. ए अपनी जगह पे रुका हुआ थोड़ी है, मूव तो कर रहा है. तो आप उसे, जैसे आप और आपका दोस्त भाग रहा हो, आप उसे पकड़ना चाह रहे हो तो ऑल्दो आप बहुत तेज भाग रहे होते हैं लेकिन आप उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे होते अक्सर? क्योंकि वो आगे, वो भी तो भाग रहा है. अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. आपसे उसे कैच उस वक्त करेंगे जब आपकी स्पीड उससे ज्यादा हो, ताकि आप दोनों के दरमियान में एक रिलेटिव स्पीड आ सके. तो इफ आई एम फॉर एग्जांपल रनिंग टुवर्ड्स माय फ्रेंड टू कैच हिम, सही है, तो मैं उसको देखूंगा, मैं बोलूंगा ये जो है मैं उसकी तरफ भागा, और वो देखेगा, वो बोलेगा यार ये तो गड़बड़ हो गई. अगर मैं अपने अपने रिस्पेक्ट से देखूं तो आई विल बी अप्रोचिंग हिम, आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड. और अगर वो मुझसे तेज हो जाए तो आई विल फील लाइक आई एम मूविंग बैकवर्ड्स. ए के लिए उसका रिवर्स हो जाएगा. ए जब मैं उसकी तरफ भाग रहा हूँ, वो मुझे पीछे मुड़ के देखेगा, बोलेगा यार ये तो मेरे करीब आ रहा है. उसको फील होगा कि जैसे मैं उसके नजदीक भाग रहा हूँ. और जब वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, पीछे मुड़ के देखेगा तो उसे लगेगा मैं पीछे की तरफ हट रहा हूँ. ऑल्दो मैं पीछे नहीं हट रहा था, मैं भाग ही रहा था, उसी की तरफ भाग रहा था, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ गई थी. तो ये चीज रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है. बस अगर साइन के साथ बता दो तो रिलेटिव वेलोसिटी बन जाती है, बगैर साइन के बताओ तो रिलेटिव स्पीड रहती है. Just give me a second, guys.
ऑलराइट, पार्डन। सो अब इसी तरह मैं कुछ केसेस आपको देता हूँ और मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे सिर्फ स्पीड बताओ। आई डोंट वांट द साइन, सही, मुझे सिर्फ स्पीड बताओ, रिलेटिव स्पीड क्या है, अप्रोच है या सेपरेशन। तो मैं कुछ केसेस आपसे यहाँ पे मांगता हूँ। सी हाउ गुड आर यू एट डिटरमाइनिंग दैट। वैसे तो आई हैव एन आइडिया दैट यू गाइस विल बी प्रीटी गुड इन दैट, सिंपल स्टफ एंड you guys are all smart माशाल्लाह से। So let's say two objects over here, two over here, two over here, and two over here. Welcome, Shahid. So we have these four cases: A, B, C, and D. So let's begin with A. A में you have two masses. Say one traveling at 5 meters per second, the other one is traveling at 4 meters per second. मुझे सिर्फ इतना बताओ, पहले तो ये आप वैसे ही जज कर चुके हो, is it approach or separation? ठीक है, ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली एक ही बात कर रहे हैं बिलाल हम। तो दिस वन इज द अप्रोच। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी अप्रोच करने की? दोनों बॉडीज एक दूसरे को किस स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं? वन, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ब्रिलियंट। द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज 1 मीटर पर सेकेंड। सही, आपको अंदाजा हो गया भाई इस स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं। लेट्स गो टू बी। बी में अब इस तरह पूरा आंसर मुझे देना, अप्रोच है या सेपरेशन है ये बताना, और रिलेटिव स्पीड ये बता देना। डोंट मेंशन द साइन, मैं स्पीड मांग रहा हूं, आई डोंट केयर अबाउट द साइन। तो वैल्यू बताइए, ये बताइए सेपरेशन है या अप्रोच, और ये भी बताइए कि भाई किस स्पीड की है, उसकी रिलेटिव स्पीड क्या है। ठीक है बिलाल? बिलाल थोड़ा गौर से देखो बेटा, ये आप जो बोल रहे हो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा होगा। अफरा आपने एक पार्ट सही बोला, लेकिन आपने जो वैल्यू दी वो मुझे लग रहा है गलत दी। आप थोड़ा गौर से देखो। सोहा आप भी देखो, वैल्यू गलत है। हम लोगों को क्या प्लस माइनस भूल गए हो क्या? कैसे कर रहे हो इसको प्लस माइनस? तो करो गौर से देखो, एक की 6 स्पीड है, एक की 8 है। वन आंसर कैसे दे सकते हो? ठीक है शहीद, शहीद जस्ट गिव मी द वैल्यू, जस्ट मैग्नीट्यूड। मुझे साइन नहीं चाहिए, क्योंकि साइन ना बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। अगर मैं पहले वाली बॉडी के हिसाब से देखूं तो पॉजिटिव हो सकता है, अगली वाली के हिसाब से देखूं तो नेगेटिव हो सकता है। तो दैट इज समथिंग एल्स ना। इस वजह से हम साइन के हिसाब से नहीं देखते, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से वर्किंग कर रहे हैं। और इसमें हमें जरूरत भी मैग्नीट्यूड है, क्योंकि उसने हमें ये नहीं बोला रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। अफरा मेरे बच्चे, मैंने बी बोला था, बी बी बी। आप सी के आंसर देना शुरू हो गए आप लोग मुझे, बी नीचे है। वही बोलूं मैंने ना, इन लोगों की सब्ट्रैक्शन इतनी बुरी तो नहीं हो सकती कि 6 और 8 का आंसर ये 1 देना शुरू कर दे मुझे। तो जनाब यहाँ पे you have separation and the relative speed of separation is of 2 meter per second. 2 meter per second से सेपरेट हो रहा है। सी में चलते हैं। सी सेपरेशन है, ये तो क्लियर कट नजर आ रहा है, क्योंकि एक राइट पे जा रहा है, एक लेफ्ट पे जा रहा है। अप्रोच तो हो ही नहीं सकता। So this is relative speed of separation.
लेकिन है कितनी, ये सोचने वाली बात है। You guys can use your common sense to give an answer. Just don't use science, use common sense. भूल जाओ मैंने जो फॉर्मूले सिखाए. Use common sense and tell me what would be the relative speed of separation. किस स्पीड से दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं. ठीक है शहीद, ठीक है बिलाल. Are you guys sure with this value, with this number? Shahid. Yes, now you get it. Afra, you were giving an answer initially. Yes, Bilal, exactly. तो relative speed of approach और separation को common sense से solve किया जा सकता है. Afra और Soha, waiting for your answers as well. Soha, आपको लगता है कि they both are being separated with 1 meter per second? देखो एक ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट पे जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से राइट पे जा रहा है. तो लाजमी सी बात है इन 1 सेकंड उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा? 9 मीटर्स का बढ़ जाएगा. सही. एक जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स लेफ्ट, एक जा रहा है 5 मीटर्स पर सेकंड से टुवर्ड्स राइट. So after 1 second, the gap between them is going to increase by 9 meters. So they are separating at a speed of 9 meters per second. जब ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं ना तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है रिलेटिव निकालने के लिए. उनकी स्पीड ऐड हो जाती है रिलेटिव निकालने के लिए. इसीलिए मैंने बोला था कॉमन सेंस से जवाब दो. डोंट गो फॉर साइंस एंड मैथ्स रूल्स वगैरह ना, बिल्कुल उसको छोड़ दो. जनरल इमेजिनेशन करो. सही. तो if one is traveling at 4 meters towards left, the other one is traveling at 5 meters towards right, they both are being separated. सही. After 1 second उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो 9 meters का हो चुका होगा. So relative speed of separation is 9 meters per second. अच्छा भाई, D is approach. The relative speed of approach, and let's see if you guys figure it out in the right way. Shafra, ठीक है. Use common sense मेरे बच्चों, use common sense. जैसे मैंने पार्ट सी को सिंप्लीफाई किया था बिल्कुल उसी तरह करो. मैंने पार्ट सी कैसे सोच के बताया था कि इन 1 सेकेंड एक पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड दूर गया और एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड राइट पे गया. तो दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस बढ़ गया वो 9 मीटर्स का बढ़ गया था इन 1 सेकेंड. सो द सेपरेशन वाज 9 मीटर्स इन 1 सेकेंड. अब यही चीज यहाँ करो, बी में ट्राई करो कि एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से राइट पे आ रहा है और एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट पे आ रहा है एंड दे अप्रोचिंग वन अनदर. यस एग्जैक्टली. आफ्टर 1 सेकेंड उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर्स कम हो चुका होगा. सही है. दे आर अप्रोचिंग वन अनदर ना. तो आफ्टर 1 सेकेंड एक पार्टिकल ने 5 मीटर ट्रेवल किया, एक पार्टिकल ने 2 मीटर ट्रेवल किया. तो जो दरमियान का डिस्टेंस है वो कितना कम हो गया? वो 7 मीटर्स रिड्यूस हो गया. So the relative speed of approach is 7 meters per second. तो इसका मैं रूल बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि साइंस में और इस फिजिक्स के अंदर ना कॉमन सेंस बहुत अच्छे तरीके से चलता है. तो यू गाइस कैन लाइक ऑब्जर्व कि अच्छा भाई ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और उसके हिसाब से आप फिगर आउट कर सकते हो व्हाट्स गोना बी द relative speed of approach and separations. तो मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे. If bodies move in same direction, subtract speeds, or if bodies move in opposite direction, say add speeds. जैसे कि आपने C और D के अंदर किया.
और A और B में अपने उनको सब्ट्रैक्ट करके निकाला। तो ये एक जनरल से रूल है जो आप अडॉप्ट कर सकते हो इफ यू feel like you won't be able to remember stuff. लेकिन what I feel like you guys will be able to remember this general idea rather than going for this memorization of this rule कि भाई एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तो subtract, एक दूसरे से दूर जा रहे हो एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तो add और एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो subtract, इस तरह की बातों को रिमेंबर करने से बेहतर है आप अपने जहन में कॉन्सेप्ट रखो भाई if they are moving away from one another, एक राइट एक लेफ्ट, तो लाजमी बात है भाई डिस्टेंस बढ़ जाएगा उनके दरमियान, तो आप ऐड कर दोगे वेलोसिटीज, इसी तरह करीब आ रहे होंगे तब भी ऐड कर दोगे स्पीड्स को। इस तरह से अपने जहन में रखना इस बात। तो ये रूल है हमारे पास जिसके थ्रू हम जज कर लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोचेस, आप इसको कह सकते हो कि भाई जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया और रिलेटिव स्पीड सेपरेशन को भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया। जनरली अगर साइन के साथ लिखा जाए तो अलग है, लेकिन व्हाट आई वांट कि मैं आपको अभी साइन इंट्रोड्यूस ना करवाऊं। इसका साइन के साथ भी एक फॉर्मूला आता है, ये उस वक्त यूज करते हो जब आपके पास वेलोसिटीज रखने का आपको आदत होती है ना कि मुझे मैग्नीट्यूड के साथ नहीं खेलना, मुझे वेलोसिटी रखनी है, चीज़ों को मुश्किल करने वाली बात होती है, तो उसका एक साइन के साथ फॉर्मूला आता है, लेकिन वो मैं इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा, यू विल गेट कंफ्यूज्ड आफ्टर दिस। अगर वहां पे आपने ये फॉर्मूला यूज कर लिया ना और ये वाली लॉजिक भी लगा रहे हो और वो भी कर रहे हो तो फिर आंसर कहीं का नहीं रहेगा, फिर आप जज ही नहीं कर सकोगे ये आपके पास कह लें कि ये इलास्टिक है भी या नहीं है। इसलिए जनरल रखो अपने जहन में, अप्रोच कैसे सॉल्व करोगे और सेपरेटिंग कैसे सॉल्व करोगे। अभी कुछ सवालात करते हैं एंड लेट्स सी इफ वी आर एबल टू फिगर इट आउट वेदर इट्स इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक है जनाब, चलिए लेट मी ओपन अप द पासिपर्स। भाई अच्छा भाई, चलो ये सामने ही आ गया सवाल, देखो बेहतरीन। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस। ऑलराइट लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो भाई, सवाल पढ़ो। The diagram shows two spherical masses approaching each other head on at an equal speed u, ठीक है, और one has a mass of 2m, the other one has a mass of m। अच्छा, relative speed of approach और separation की सबसे बेहतरीन चीज ये है, you don't need to worry about the masses। आपको masses की टेंशन ही नहीं है, masses सेम हो सेम नहीं हो, forget about it। सही है, all you need to care about is the speeds। तो दो masses हैं, एक 2m का mass है, एक m का mass है, they are approaching one another with velocities u। Which diagram showing the situation after the collision shows the result of an elastic collision? See, the very first thing that I'm going to do is that I'm going to reject D। सबसे पहला काम मैंने ये करना है, D rejected। क्यों रिजेक्ट भाई? सीधी सी बात है, ये बॉडीज स्टिक हो गई है कॉलिजन के बाद, और मैंने पहले ही बताया था कि बॉडीज का स्टिक हो जाना कॉलिजन के बाद इन इलास्टिक कॉलिजन की निशानी है। तो डी को तो हमने सिरे से हटा दिया, अब हमें चॉइस करनी है ए बी और सी में से। चलो, ये दोनों बॉडीज अप्रोच कर रही थी एक दूसरे को यू और यू से, तो भाई रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कितनी हो गई?
जरा मुझे बता सकते हो आप व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इन दोनों के केस में? चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे इस केस में व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच. यस, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, एग्जैक्टली. शहीर, बिलाल, आप दोनों में बताइए. अफरा और सुहा, आप दोनों के आंसर्स करेक्ट है. बिल्कुल बिलाल. हाय शहीर, अभी मैंने बताया था बेटा कि दे बोथ आर अप्रोचिंग वन अनदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. तो अगर इनकी रिलेटिव स्पीड अगर आप बोलते हो 0 है तो उसका मतलब ये एक दूसरे की तरफ ही नहीं आएंगे. रिलेटिव स्पीड 0 होने का मतलब क्या है? नो वन इज गोना अप्रोच नो वन. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. जब वो एक दूसरे की तरफ आते हैं तो मैंने बोला था उनकी स्पीड्स ऐड कर देना, क्योंकि अपने दरमियान का डिस्टेंस दोनों मिलके कम कर रहे होते हैं. तो if one is u, the other one is u as well, so the combined relative speed of approach is 2u. ठीक है. अच्छा, अब if it's elastic तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन भी 2u होनी चाहिए. अब एक काम करते हैं, ये सब पे ट्राई करके देख लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी. ए के अंदर देखो दोनों एक दूसरे से अगेंस्ट जा रहे हैं, अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन की मूवमेंट है. ऐड होके दिखाते हैं, ऐड होके चेक करते हैं. u/3 प्लस 5u/3 ये हो जाएगा 6u/3. हाँ भाई ये 2u आ रहा है. सही है. ए इज अ पॉसिबल आंसर. सही, ए आंसर आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल पॉसिबल आंसर आ रहा है. बी और सी को देख लेते हैं कि ये गलत होने चाहिए. सही, एक तसल्ली हो जाती है ना कि हाँ भाई हमने जो आंसर निकाला वो ठीक निकाला. बी को देखो, बी में भी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं, वेलोसिटीज ऐड होंगी, सेपरेशन है ना, तो दोनों की स्पीड्स को ऐड कर दूंगा मैं. u/6 प्लस 2u/3 ये हो जाएगा 4 प्लस 5u/6. नहीं भाई 2u के बराबर तो नहीं आया, बी हमने रिजेक्ट कर दिया. और अगर सी को देखें, दे बोथ ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम. u/6 माइनस 2u/3, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इस चीज को तो ये हो जाएगा माइनस u/6 माइनस u/, क्योंकि ये हो जाएगा 3 to the 6 4 4 minus 1 3, नहीं 3 माइनस u/2 बन रहा है मेरा ख्याल से. माइनस u/2. ठीक है. तो भाई ये भी हमारे पास सेम नहीं आया रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, हेंस ये हमारा आंसर हो गया. सो यू गाइस गॉट द आइडिया किस तरह से सवाल सॉल्व होता है. मैं एक काम भी कर लेता हूँ यहाँ पे कि इसका स्नैप लेके उस पीडीएफ में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों के पास भी एक रेफरेंस आ जाए कि हमने एक सवाल किया था. Let me paste it over here. Superb. Now getting back to the questions. अच्छा भाई ये एक सवाल करते हैं. अच्छा मैंने आपको बोला था कि मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन्स के ऊपर हम बात करेंगे. तो सबसे पहले एक ये वाला सवाल करते हैं. ये बोलते हैं दे आर टू इक्वल मासेस ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस एयर ट्रैक. सही, फ्रिक्शनलेस एयर ट्रैक से उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा दिया कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा ट्रैवलिंग के दौरान. At speeds of 60 centimeter per second and 40 centimeters per second, they stick together on impact. Clear हो गया, collision inelastic. The bodies stick together after impact. Collision elastic हो या inelastic, एक फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहता है और वो है m1u1 plus m2u2 equals m1v1 plus m2v2. That is the law of conservation of momentum. अब हमसे बोला गया what is the speed of the masses after the impact. collision के बाद इनकी स्पीड क्या है. अब देखो मुझे इनके मास की वैल्यू तो नहीं पता, मुझे इतना पता था ये इक्वल है, तो मैं इनको सिंपल बोल देता हूं कि भाई m, तो मैं m1 into 60, m1 की जगह मैं m लिख रहा हूं, प्लस m2 की जगह भी m लिखूंगा, और इसकी
क्योंकि मैं मोमेंटम के अंदर वैल्यूज रख रहा हूँ बेटा, तो ये वेलोसिटीज आएंगी. So you're not supposed to put plus 40. In this case, you have to put minus 40 because the direction is opposite. वो सिर्फ रिलेटिव स्पीड का मामला था, वहां तक स्पीड चलती थी, बाकी हर जगह वेलोसिटी चलती है. तो m into 60 plus m into minus 40. आफ्टर कोलिजन तो ये दोनों मिलके एक बॉडी बन गए. आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक बॉडी बन गए, तो इनका मास तो ऐड हो चुका होगा. दोनों का मास m और m था, तो कोलिजन के बाद ये एक मास बन जाएगा. खाली 2m लिख दूंगा मैं. m1 v1 m2 v2 लिखने की जरूरत नहीं है. आप इस पूरी चीज को खाली बोल सकते हो mv, क्योंकि एक बॉडी हो गई ना, mv. तो आपके पास मास हो गया 2m. वेलोसिटी बेटा आपको यहाँ पे मालूम करनी है. अब भाई ये m कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 60 minus 40 is 20 upon 2. आंसर क्या हो गया हमारे पास? ए. सही. ये मैंने आफ्टर कॉलिजन उन दोनों का ज्वाइन होना जो है वो यहाँ दिखा दिया. कॉलिजन के बाद जब दोनों ज्वाइन हो जाते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करें. इसमें अगर किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ लो अभी, हो सकता है कोई फ्लाई कर गया हो कॉन्सेप्ट सारा. सोहा, अफरा, शहीद, इट्स ऑल क्लियर. दैट एमवी पार्ट. अच्छा, एमवी वाला पार्ट समझा देते हैं. देखो एमवी वाला पार्ट ये था, एक मास ये था, एक मास ये था, एंड दे बोथ वर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स वन अनदर बिफोर कोलिजन. कोलिजन के बाद दे से दैट दे स्टिक टुगेदर. स्टिक होने का मतलब ये है अब वो दोनों जुड़ गए. नाउ दे आर बिहेविंग एज अ सिंगल बॉडी. सही. अब ये दो बॉडीज नहीं है, अब ये एज अ सिंगल बॉडी बिहेव कर रहे हैं. सही है. तो हमारे पास वैसे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2. लेकिन कोलिजन जब दोनों बॉडी स्टिक कर गई तो मैं यहाँ पे दो मासेस थोड़ी लूंगा. कोलिजन के बाद तो एक मास हो गया. अब इस पूरी की जगह एक मास और एक वेलोसिटी लिख सकता हूँ. भाई इसको भले चाहो पहले हम लिख दो, क्योंकि मासेस मिलके बड़ा हो गए होंगे ना, और एक वेलोसिटी. तो ये बन जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स mv. बात समझ में आई? मैंने m1v1 प्लस m2v2 क्यों नहीं किया? क्योंकि कोलिजन के बाद they were not two different bodies, they now are a single body, इसलिए. अफरा, you got the idea? ठीक है, ठीक. चलो इसको भी मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि पीडीएफ में रेफरेंस रहे. चलो इस सवाल को खुद ट्राई करना चाहोगे? क्वेश्चन नंबर 11, ये भी स्टिकिंग आफ्टर कॉलिजन वाले टाइप का क्वेश्चन है. तो टेक अ मिनट और टू, इसका भी आंसर निकालने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करके.
भाई सुहा ने आंसर दे भी दिया होगा। चलो लेट मी चेक एज वेल। अच्छा भाई, ठीक है शहीद, लेट मी ऑब्जर्व। M1U1 plus M2U2 divided by टेक्निकली यू बोथ आर रॉन्ग। सुहा शहीद आप दोनों ने गलती की है। देखो ये मोमेंटम की इक्वेशंस हैं, इनमें डायरेक्शंस बहुत अहमियत रखती हैं, ठीक है ना। यस अफरा, करेक्ट आंसर। इक्वेशन में वेलोसिटी रखा, सही, स्पीड नहीं रखनी है, वेलोसिटी रखनी है आपने। तो डायरेक्शन समेत पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखते हुए वेलोसिटीज रखिएगा। हाँ शहीद, अब आपका आंसर ठीक आया बेटा। सोहा एंड बिलाल, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। फिर उसके बाद फिर मैं भी एक सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा। क्या हो गया, तो मुश्किल सवाल थोड़ी है भाई, आसान से तो है। बेटा जब आप चेक लगाते हो ना कि कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक, जब आप चेक अप्लाई करते हो तो उस वक्त आप स्पीड्स देखते हो। पूरे मोमेंटम के चैप्टर में सिर्फ एक जगह है जहां पे स्पीड देखी जाती है, और वो है रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इक्वल्स रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन का चेक अप्लाई करते हैं कि भाई कोलिजन इलास्टिक है इन इलास्टिक। उसके अलावा जहां कहीं पे भी कोई समय पार्ट सॉल्व करो, किसी भी तरीके की अंडरस्टैंडिंग करो, वहां पे स्पीड को साइन के साथ सॉल्व करना, सही, मतलब वहां पे वेलोसिटी लेना और उसको रिलेटिव वेलोसिटी ना बोलो, उसको रिलेटिव स्पीड बोलो। रिलेटिव वेलोसिटी बोलोगे तो थोड़ा मसला हो जाएगा, इसमें फिर साइन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। मुझे पता है आप एडवांस वाले बच्चे हो आप। आपने आरवी का पूरा चैप्टर पढ़ा था एडवांस के अंदर, आखिर में पढ़ा था आप बड़े खास जैन से एडवांस आप पढ़ते थे, बरीरा पढ़ती थी, आप दोनों पढ़ते थे, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। हाँ दोनों पढ़ते थे। तो एडवांस वाले बच्चे हो ना, तो आरवी तो आपको पता नहीं कितना डिटेल में पढ़ाया गया है। बहरहाल सुहा देखो बेटा, इसको इस तरह मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये असल इक्वेशन है हमारी। यस बिलाल, योर आंसर इज परफेक्ट, करेक्ट आंसर बेटा। तो एक का मास था 20 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 6, अगले का मास था 12 और ये बोला गया उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आपने पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया था तो आपको इसकी वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। यू नीड टू पुट इन -15 ओवर हियर। कोलिजन के बाद दे स्टिक टुगेदर, तो स्टिक होने का मतलब अब इन दोनों का मास एक मास बन जाएगा, सही। तो इट्स नाउ गोना बी 12 प्लस 22 मिला के एक बॉडी बन जाएगा और इसलिए उनकी एक वेलोसिटी हो जाएगी भी। यहाँ से आप उनकी वेलोसिटी मालूम कर सकते हो। उसका आंसर आएगा 1.9875 आ रहा है, राउंड ऑफ होके 1.9 हो जाएगा। गलती पता चल गई सुहा आपको अपनी। यही तो सही है, माइनस का ही तो सारा खेल है।
देखो ये भी एक, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक है तो इक्वेशन कौन सी ठीक होगी भाई? मैंने आपको बोला था जब दोनों अप्रोच कर रहे हैं और एक दूसरे की तरफ वेलोसिटीज है तो ऐड कर देना, और जब अलग अलग जा रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कर देना। तो u1 प्लस u2 मस्ट बी इक्वल टू v2 माइनस v1। इसका आंसर डी हो जाएगा। चुटकियों के अंदर सॉल्व हो रहा है मामला। सही, आगे बढ़ जाते हैं, आसान सा था भी। हम्म 11 ट्राई कर लेते हैं एक सवाल। ये भी अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं एक्सप्लोजन का सवाल करवाऊँ ना, मुझे एक्सप्लोजन नहीं करवाया। ये एक्सप्लोजन का है, कैलकुलेशन का नहीं है, विदाउट कैलकुलेशन वाला पार्ट है, लेकिन खैर देख लेते हैं। बोलता है मूविंग थोरियम न्यूक्लियस simultaneously emits an alpha particle. तो simultaneously बोलो, sorry, spontaneously emits an alpha particle and the nucleus formed is a radium nucleus. अच्छा, एक मूविंग थोरियम न्यूक्लियस था, इट वाज ट्रैवलिंग, सही है, इन दिस डायरेक्शन बिफोर एमिशन। उसके अंदर से एक हीलियम न्यूक्लियस निकला, इसकी डायरेक्शन भी दिखा दी गई, और जो आपका एटम नया वाला बन गया रेडियम, वो भी दिखा दिया गया। ये एक्सप्लोजन का केस है। जरूरी नहीं है कि उसमें धमाका हो। एक्सप्लोजन मतलब एक चीज ब्रेक हो गया, दो कंपोनेंट से बनी, पहले एक बॉडी थी, उसके बाद दो बॉडीज हो गई। सही, ये स्टिकिंग आफ्टर कोलिजन का रिवर्स है। वो बोलते हैं भाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि एक्सप्लोजन के और स्टिकिंग आफ्टर कोलिजन वाले जो केसेस होते हैं ये सारे इनइलास्टिक होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी तो बच्चे कंजर्व हो नहीं सकती। अब यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडियम न्यूक्लियस। ऐसी कोई बात नहीं है कि अल्फा पार्टिकल और रेडियम न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल। हीलियम न्यूक्लियस का मास बहुत कम है, सही है, और अगर वेलोसिटीज के लिहाज से भी देखो तो इसकी वेलोसिटी इतनी नहीं होगी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक भी m1u1, इसको मैं m1u1 के बजाय खाली लिख सकता हूँ mv, तो mu ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। तो आपके पास सारी वेलोसिटीज वगैरह भी डिफरेंट होंगी, क्योंकि इन दोनों के मासेस अलग अलग है। अच्छा, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इक्वल्स द मोमेंटम ऑफ रेडियम न्यूक्लियस, ये भी पॉसिबल नहीं है। टोटल मोमेंटम बिफोर द इक्वेशन इक्वल्स द टोटल मोमेंटम आफ्टर इक्वेशन, ये सॉलिड फैक्ट है। मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, जितना मोमेंटम एक्सप्लोजन से पहले था उतना ही मोमेंटम एक्सप्लोजन के बाद होगा। तो बाकी सारी बातें आपकी एक तरफ, ये तमाम चीजें आप रिजेक्ट कर सकते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। मैं जरा एक क्वेश्चन ऐसा चाह रहा हूँ, एक्सप्लोजन की कैलकुलेशन हो जाए। ये सवाल है तो अच्छा, चलो ये करवा ही देता हूँ। ये आखिरी सवाल है आज की इवनिंग का, या इसको नेक्स्ट क्लास पे डालें? क्योंकि A2 की भी क्लास है ना, जिसने A2 लेना है उसको नेक्स्ट क्लास पे रख देते हैं। चलो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी मोमेंटम रिवाइज करके बैठ जाओगे तो ये है कि और अच्छे से सवाल सॉल्व हो जाए। आज वहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है भाई? चलो Allah Hafiz. पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।